नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग डिटेल में कर रहे थे। और इस सीरीज में हम लोगों ने साइंस के पोर्शन से स्टार्ट किया था और साइंस को हम लोगों ने कंप्लीट पार्ट को देख लिया था। फिर हम लोग हिस्ट्री में एंटर किए थे और हिस्ट्री में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री इनको हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया था। फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर एंटर किए थे और मॉडर्न हिस्ट्री का इससे पहले हम लोग 9 पार्ट को देख चुके हैं। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 10 होगा, ठीक है। और ये जो इसमें जो बेसिकली क्वेश्चंस लिए गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको शामिल किया गया है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जो एग्जाम में देखे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया गया है। और सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कशन करवाया जा रहा है, तो आप ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आज का राष्ट्रीय आंदोलन से है। पहला क्वेश्चन होम रूल आंदोलन से है कि होम रूल आंदोलन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। होम रूल लीग को अखिल भारतीय स्वरूप तिलक ने दिया, परंतु लीग की सबसे बड़ी शाखा एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को संगठन का सचिव बनाया था। तो कौन सा स्टेटमेंट है वो बेसिकली इसमें सही है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल होम रूल आंदोलन के बारे में हम लोगों ने डिटेल देख लिया था। फिर से हम लोग देख लेते हैं होम रूल आंदोलन के बारे में। तो होम रूल आंदोलन जो है जो स्टार्ट किया जाता है 1916 में किया जाता है होम रूल का स्टार्ट। और दो लोग करते हैं, एक करते हैं एनी बेसेंट और दूसरे जो होते हैं तिलक जी करते हैं, ठीक है। और 1916 का टाइमिंग जो होता है आप ध्यान रखिएगा कि प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय होता है। और इसी समय जो है एनी बेसेंट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशों का नीतियों का उसका विरोध करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली स्टार्ट इसलिए होता है एनी बेसेंट, ये जो होम रूल आंदोलन जो है इसलिए स्टार्ट होता है। एक तो हो गया कि ब्रिटिश की जो नीतियां थी उसके कारण, और ब्रिटिशर्स जो हैं वो कर में वृद्धि कर देते हैं, तो और मार्लियामेंटो सुधार जो लाते हैं, मार्लियामेंटो सुधार, उसमें जो है असंतोष उत्पन्न हो जाता है। तो इन सब जो होता है कारण होता है होम रूल आंदोलन लाने का, और एनी बेसेंट और तिलक द्वारा लाया जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य के रूप में अगर देखेंगे तो उद्देश्य के रूप में क्या होता है? स्वशासन हो गया, स्वदेशीकरण, स्वदेशी हो गया, और आधुनिक शिक्षा का विस्तार। ये सब मुद्दे जो होते हैं ज़्यादा इसमें हावी रहते हैं, इन उद्देश्यों के लिए लाया जाता है। और साथ साथ करों में कमी, राजनैतिक शिक्षा देना और प्रेस का विस्तार, ये सब जो है बेसिकली इसके उद्देश्य के रूप में रहते हैं, ठीक है। और एनी बेसेंट इसको चालू जो करते हैं, एनी बेसेंट इनका जो केंद्र होता है अडियार होता है। और अडियार जो है महाराष्ट्र में मद्रास में होता है अडियार। और तिलक जो है इनका केंद्र जो होता है पूना होता है। और आप जानते होंगे कि तिलक जी जो है मराठा और केसरी दो पत्रिकाएं निकालते थे, मराठा और केसरी। मराठा जो निकलता था ये इंग्लिश में निकलता था, जबकि केसरी जो है वो मराठी में निकलता था, ठीक है। और तो होता क्या है इसमें कि तिलक का जो क्षेत्र होता है तो इनका केंद्र पूना रहता है, लेकिन इनका जो क्षेत्र विस्तार जो होता है वो बेसिकली कर्नाटक, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र और बरार, ये 4 क्षेत्र आपको ध्यान रखिएगा कि तिलक का जो होम रूल आंदोलन होता है इन 4 क्षेत्रों में इनका विस्तार रहता है, ठीक है। और जबकि इनका जो है एनी बेसेंट का जो है मद्रास में अडियार में रहता है। और यहाँ जो है मद्रास में लगभग 300 शाखाएं खोलते हैं ये, ठीक है। मद्रास में 300 शाखाएं ये खोलते हैं। और इस समय जो एनी बेसेंट की जो सचिव रहते हैं, सचिव, इनका नाम होता है जॉर्ज अरुंडेल, इनके सचिव होते हैं। और इनको जो सहयोग दिया था, सहयोग के रूप में एनी बेसेंट को किसने सहयोग दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो वाडिया ने सहयोग दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने सहयोग दिया था, जे बनर्जी जो है इन्होंने सहयोग दिया था, ठीक है। और याद ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा था कि एनी बेसेंट को कौन सा जो है राजनेता सहयोग नहीं दिए थे। तो गोखले जी जो हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, ये इनको सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है, एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन को।
और एक चीज़ इसमें साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि इनिवेशन के होम रूल आंदोलन में सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं, सुब्रमण्यम अय्यर ये जो है नाइट की उपाधि नाइट की उपाधि वापस कर देते हैं, नाइट की उपाधि जो है वापस कर देते हैं। तो ये सब चीज़ जो है आप इतना को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो होम रूल आंदोलन के बारे में अखिल स्वरूप जो दिया है वो तिलक जी ने नहीं दिया है, ये जो दिया है एनी बेसेंट ने दिया है। और एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन होता है वो ज़्यादा मतलब प्रभावी होता है और ये ज़्यादा सफल रहता है, ठीक है, एनी बेसेंट का जो होता है। अब परंतु लीग की सबसे अधिक शाखाएं एनी बेसेंट ने खोली, सही मैंने बताया, जो 300 शाखाएं खोली थी, ये भी ये स्टेटमेंट सही है। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को संगठन का सचिव बनाया है, जैसे मैंने बताया था कि सचिव जो है और जॉर्ज अरुंडेल को बनाया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। 2 और 3 स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। होम रूल आंदोलन के दमन के क्रम में ब्रिटिशों ने किन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था? तो होम रूल आंदोलन के दमन के क्रम में जो है बेसिकली एनी बेसेंट को कर लिया था गिरफ्तार, जॉर्ज अरुंडेल को भी कर लिया था गिरफ्तार, बीपी बाडिया को भी कर लिया था, और सुब्रमण्यम अय्यर को जो है इसमें इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। स्टेटमेंट नंबर 4 जो है ऑप्शन वो गलत है, ठीक है। तो किन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था? तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से नेता एनी की लीग के सदस्य बने तो एनी बेसेंट के लीग के कौन कौन से सदस्य थे? तो गोखले जी को आपको ध्यान रखें कि गोखले जी जो थे नहीं थे, तो गोखले जी को पहले काट दीजिए आप, ठीक है। मदन मोहन भी साथ दिए थे, जवाहरलाल नेहरू ने साथ दिया था, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है लीग के सदस्य बने थे। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है, 4 नंबर स्टेटमेंट जो है गलत है। आप गोखले जी का ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन को गोखले जी ने सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होम रूल आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो होम रूल आंदोलन के जो समय था, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे बेसिकली उसके बारे में पूछ रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसमें जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज थे, 1916 के आसपास जो थे लॉर्ड जॉर्ज जो थे वो प्रधानमंत्री इस समय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है 1917 में मोंटेग्यू को भारत सचिव नियुक्त किया गया था। मोंटेग्यू को भारतीय राष्ट्रीय भावना का समर्थक माना जाता था। मोंटेग्यू का कहना था कि शिक्षित भारतीयों की मांग निस्संदेह उनका अधिकार है। तो चारों ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है कि 1917 में जो है मोंटेग्यू को भारत सचिव नियुक्त किया गया था, मोंटेग्यू को भारतीय राष्ट्रीय भावना का समर्थक माना, तीनों स्टेटमेंट जो बेसिकली वो सही है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो है ये वायसराय के रूप में जो है 1916 से 1921 के तक जो है ये वायसराय के रूप में रहता है, ठीक है। और इसी के टाइम में जो है मुस्लिम लीग का के साथ जो होता है लखनऊ लखनऊ अधिवेशन जो होता है इसी के समय में होता है 1916 में, और कांग्रेस का एकीकरण होता है और मुस्लिम लीग के साथ जो होता है इस पर समझौता होता है, ठीक है। और इसी के टाइम में जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के टाइम में जो 1917 में जो है सैडलर आयोग जो कि शिक्षा पर आधारित था वो होता है, और 1919 में जो है रॉलेट एक्ट आता है। तो ये सब चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों के काल क्रमानुसार सजाइए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो कौन कौन से जो है ये जो राष्ट्रपति दे रखा है कौन कौन से पहले आए थे वो कालक्रम सजाना, ठीक है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड का जो टाइम था 1931 में, आप जानते हैं कि जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो रैमजे मैकडोनाल्ड वहाँ पे। विंस्टन चर्चिल का जो टाइम है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में जो थे, और लॉर्ड जॉर्ज जो थे 1917 में एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन के टाइम में थे। अब क्लेमेंट एटली जो है 1946 के आसपास थे, ठीक है। तो आप सजा लीजिए। तो पहला हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज, यानी 3-1-2-4 सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोंटेग्यू अधिवेशन 1917 में घोषित की गई थी। कांग्रेस के सभी सदस्यों ने इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। तो मोंटेग्यू की घोषणा जो 1917 में आता है ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। और कांग्रेस के सभी सदस्य ने नहीं बोला था, सिर्फ इसमें जो है उदारवादियों ने जो है, और वो भी देखा जाए तो अति उदारवादियों ने जो है ये बोला था भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। पहला सही और दूसरा तो केवल एक सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय नेता ने 1919 के सुधारों को बिना सूरज का सवेरा कहा था?
तो बिना सूरज का सवेरा 1919 के सुधारों को किसने कहा था? तो ये जो कहे थे लोकमान्य तिलक जी कहे थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। सूर्यनाथ बनर्जी ने 1919 के सुधारों का समर्थन किया था। बाद में इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। सूर्यनाथ बनर्जी जो 1919 के सुधारों का समर्थन किया था और बाद में जो है ये कांग्रेस से अलग हो गए थे और कांग्रेस से अलग होकर के अखिल भारतीय उदारवादी संघ ये बनाए थे। और सूर्यनाथ बनर्जी जो खुद उदारवादी थे इसलिए जो है उदारवादी संघ भी बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में रॉलेट एक्ट को कब पारित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में जो है यह पारित होता है। मार्च 1919 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वप्रथम क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान यूरोपियों की हत्या कहाँ हुई? तो आप जानते हैं कि चापेकर बंधु द्वारा जो होता है चापेकर बंधु द्वारा जो होता है आयस्ट आयस्ट नाम होता है ना उसका, तो उसकी जो है हत्या हो जाती है। पूना में बेसिकली क्या होता है प्लेग फैल जाता है और उसी टाइम जो है ये जो है चापेकर बंधु जो है उनकी उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। तो पूना में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार केवल 10 मिनट फायरिंग हुई थी और सिर्फ 500 लोग मारे गए। हंटर कमेटी ने जनरल डायर की कार्यवाही को तर्कसंगत माना था। ब्रिटिश सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में डायर की प्रशंसा की गई थी। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि सरकारी रिपोर्ट में जो है 10 मिनट फायरिंग तो हुई थी लेकिन इसमें जो रिपोर्ट में दर्शाया गया था 379 लोग मरे थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और ये जब इसकी गठित की जाती है रिपोर्ट जिसमें कि मदन मोहन मालवीय होते हैं, महात्मा गांधी जी होते हैं, जवाहरलाल नेहरू सब जो होते हैं, तो उनके रिपोर्ट के अनुसार जो है 1000 लोग जो है इसमें मारे जाते हैं। मतलब वो रिपोर्ट जब आती है तब। ठीक है, और हंटर कमेटी ने जनरल डायर की कार्यवाही को तर्कसंगत नहीं माना था, ये तो स्टेटमेंट गलत है। और ब्रिटिश सदन हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है इसकी प्रशंसा की गई थी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तीनों स्टेटमेंट जो है वो चलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जलियांवाला बाग कांड पर ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित हंटर कमेटी के मुख्य सदस्य कौन थे? तो हंटर कमेटी के मुख्य सदस्य में कौन कौन थे उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सर जॉर्ज बैरो सही है, लॉर्ड हंटर, चमन सीतलवाड़ ये भी थे, जगत नारायण, चारों ही थे इसमें। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा चारों ही इसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कांग्रेस द्वारा स्थापित जलियांवाला बाग कांड पर गठित समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें जो सदस्य थे मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे और सी आर दास थे, फिरोज मेहता नहीं थे। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ये होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है वो कब होता है? तो ये जो होता है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उससे पहले क्या होता है कि 19 मार्च 1919 को जो है रॉलेट एक्ट लागू हो जाता है। रॉलेट एक्ट लागू हो जाता है। इसमें ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जो है मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। और इसके विरुद्ध जो है ना तो कोई अपील कर सकते थे, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। ठीक है, तो ये पूरा एकदम काला कानून था। और तो इसी के विरोध में जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू इनकी गिरफ्तारी हो जाती है और इनके गिरफ्तारी के विरोध में जो है ये इकट्ठा होती है, सभा होती है और उस सभा पर जो है REH डायर, इसका पूरा नाम जो है REH डायर जो है यह अंधाधुंध गोली चलवा देता है। और उसमें सरकारी रिपोर्ट आती है कि उसमें 379 व्यक्ति मारे जाते हैं, जबकि कांग्रेस के द्वारा जो समिति बनाई जाती है वो रिपोर्ट देती है कि 1000 व्यक्ति मारे गए हैं। ठीक है, तो ये था इसमें। और इसमें क्या होता है एक शंकरन नायर होते हैं, शंकरन नायर, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देते हैं।
22वीं कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा। तो ये याद रखिएगा। और महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी जो हैं कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। कैसर ए हिंद, ये गांधी जी, महात्मा गांधी, ठीक है। और थे इसमें जैसे जमना लाल बजाज जो हैं, जमना लाल बजाज, जमना लाल बजाज जो हैं राय बहादुर की उपाधि त्याग देते हैं, राय बहादुर। और रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सर की उपाधि लौटा देते हैं, ठीक है। और इसी में जो है आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जो है, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में जो है कमेटी बनाई जाती है। और इसमें 5 अंग्रेज होते हैं, 5 अंग्रेज सदस्य होते हैं और 3 जो होते हैं भारतीय होते हैं। तो 3 भारतीय में कौन कौन होते हैं? एक होते हैं चीमन लाल शीतलवाड़, एक होता है साहबजादा सुल्तान, ये आप याद रखिएगा। और एक रहते हैं जगत नारायण, ठीक है। तो ये इसमें हंटर कमेटी वाले में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय, ठीक है। उसके बाद जो होता है कि कांग्रेस जो है खुद का जांच कमेटी बनाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड का, और वो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनाती है, मदन मोहन मालवीय, इनके नेतृत्व में बनाया जाता है। और इसके सदस्य में जो है मोतीलाल नेहरू होते हैं, महात्मा गांधी होते हैं और सी आर दास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिटेल रूप में देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस नेता के नेतृत्व में डंडा फौज अस्तित्व में आई थी? तो डंडा फौज आप याद रखिएगा, चमनदीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1919 में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो 1919 में जो है खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया था, 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में जो है खिलाफत दिवस मनाया गया था। और उसका रीजन क्या था कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, जो तुर्की का विभाजन के आधार पे हुआ था, खिलाफत आंदोलन मनाया गया था। और उसी में जो है खिलाफत दिवस भी मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। और इसमें जो है हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी जो है हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक हुई थी, मतलब संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्होंने अध्यक्षता किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। 17 अक्टूबर 1919 को जो है खिलाफत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न पर विचार कीजिए, कोर्ट की सहायता सही उत्तर दीजिए। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, हुआ था। इसमें पहली बार विधान परिषद के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, ये भी सही है। इसी सम्मेलन में असहयोग आंदोलन के लिए सहमति हुई। तीनों स्टेटमेंट जो बेसिकली सही है, ठीक है। और असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है? तो 1 अगस्त 1920 को जो है 1920 को जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो है हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 2 तीनों सब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस समाचार पत्र में अली बंधु ने तुर्की और इस्लामी परंपराओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की? तो ये जो की थी कॉमरेड में की थी, कॉमरेड में, आप याद रखिएगा, कॉमरेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। कौन कौन से नेता जो थे खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ये तो बहुत पहले मर गए थे, ये तो नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सही है। हकीम अजमल खान, मुख्तार अहमद अंसारी। तो 2 3 4 स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि किस अधिवेशन में की गई? तो पुष्टि जो की गई थी नागपुर के अधिवेशन में की गई थी, ठीक है। 1920 के नागपुर अधिवेशन में। ये नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोर्ट की सहायता सही उत्तर दीजिए। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन रखा गया था। सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनना भी लक्ष्य था। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसके ये जो बोल रहा है, इस आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के बारे में बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन, अंतर्गत या बाह्य दोनों ही रखा गया था, अंतर्गत या बाह्य जो है स्वशासन रखा गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनना भी लक्ष्य था, ये स्टेटमेंट सही है। 2 नंबर जो है सही है और 1 गलत है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि कौन कौन से जो लीडर थे वो असहयोग आंदोलन से सहमत थे और कौन सहमत नहीं थे।
तो ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन में जो पहला गिरफ्तारी हुआ था मोहम्मद अली का हुआ था। मोहम्मद मोहम्मद अली जो हैं सर्वप्रथम जो है असहयोग आंदोलन की तरफ गिरफ्तार हुए थे। मोहम्मद अली गिरफ्तार हुए थे और कौन कौन से जो थे वो सहमत नहीं थे। तो सहमत कौन कौन नहीं थे उनको देख लेते हैं। सहमत नहीं थे असहयोग आंदोलन से, ठीक है। तो आप याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट बड़ा नाम हो गया था उस समय। बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बल पाल में से एक बिपिन चंद्र पाल भी है, ठीक है। तो ये जो है ये असहयोग आंदोलन से ये सहमत नहीं थे और इन लोगों ने जो है कांग्रेस छोड़ दिया था, कांग्रेस छोड़ दिया था, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था। तो आप जानते हैं कि पहले दो कॉन्सेप्ट पे काम करते थे महात्मा गांधी जी। एक तो पहले एक्टिव रूप से कार्य करते थे जो कि इसमें प्रदर्शन मतलब प्रदर्शन तो नहीं, मतलब जैसे भूख हड़ताल हो गया, अनशन हो गया, ये सब को करते थे। फिर जो है रचनात्मक कार्य करते थे। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि रचनात्मक कार्य की सूची में कौन शामिल नहीं था। 300 सदस्य वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन किया था, ये बिल्कुल सही है। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया था, ये भी सही है। सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना था, ये भी सही है। व्यापक स्तर पुस्तकालय की स्थापना जो है इससे संबंधित नहीं था, तो डी नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस की नीतियों में आए परिवर्तनों के कारण किन नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया। एनी बेसेंट ने छोड़ा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने छोड़ा था, बिपिन चंद्र पाल ने छोड़ा था और शंकर नायर भी थे, इन्होंने भी छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चारों स्टेटमेंट जो है इन्होंने चारों ही जो छोड़ दिए थे, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्रपाल और शंकर नायर, चारों ही छोड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। असहयोग आंदोलन का नकारात्मक कार्यक्रम कौन सा नहीं था। तो नकारात्मक कार्यक्रम कौन सा नहीं था। सरकारी उपाधियों का त्याग, ये तो था, नकारात्मक ही था। सरकारी स्कूल कॉलेज बहिष्कार, ठीक था। सरकारी उत्सवों समारोह का बहिष्कार, ठीक था, बहिष्कार। राष्ट्रीय समाचार एजेंसी का बहिष्कार इसमें नहीं था कि असहयोग आंदोलन में ऐसा कोई नकारात्मक कार्य नहीं किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षण संस्थाओं का सर्वाधिक बहिष्कार मद्रास में हुआ। शिक्षा का बहिष्कार बंगाल में आर्थिक अधिक सफल नहीं रहा, यहाँ अधिक होना चाहिए, अधिक सफल नहीं रहा। फिर इसी समय नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता के सुभाष प्रचार बनाए गए। तो कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है, असत्य पूछ रहा है ना, ठीक है। तो असत्य कौन कौन सा जो है गलत है, तो गलत देख लेते हैं। शिक्षण संस्थाओं का सर्वाधिक मद्रास में नहीं हुआ था, ये बंगाल में हुआ था। सर्वाधिक जो है बहिष्कार जो हुआ था शिक्षा का वो बंगाल में हुआ था, ना कि मद्रास में। और शिक्षा का बहिष्कार अधिक सफल नहीं रहा बंगाल में, ये मद्रास में, ठीक है। 1-2 जो है असत्य है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्च 1921 में हुए कांग्रेस के विजयवाड़ा सम्मेलन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोड की सहायता से सही उत्तर दिए। तिलक स्मारक के लिए स्वराज कोष बनाना, ये सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल 1921 में विजयवाड़ा सम्मेलन के बारे में बोल रहा है, तो ये सही है। समूचे भारत, गांधी जी ने जीवन भर होना चाहिए यहाँ पे, जीवन भर एक लंगोट पहनने का निर्णय लिया था। तो तीनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है कि 1921 के विजयवाड़ा सम्मेलन में तिलक स्मारक के लिए स्वराज कोष बनाया गया था। समूचे भारत में 20 लाख चरणों का वितरण किया गया था। चरखों नहीं होना चाहिए, चरखों का ना, चरखों का वितरण किया गया था। गांधी जी के ने जीवन भर जो है लंगोट पहनने का निर्णय इसी में लिया था, तो याद रखिएगा विजयवाड़ा। 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय किस समाचार पत्र में बताया था। तो ये जो बताया था यंग इंडिया में बताया था, ठीक है, यंग इंडिया में बताया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो चौरा चौरी कांड के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी कांड होता है, और जो कि चौरा चौरी जो है वो गोरखपुर के पास है, गोरखपुर के पास जो है। इसमें क्या होता है कि जितने भी असहयोगी आंदोलन के जो लोग होते हैं वो क्रोध में आकर जो है थाने को जला देते हैं, थाने को जला देता है, जिसमें जो है एक थानेदार मारा जाता है, एक थानेदार और 21 सिपाही जो है इसमें मारा जाता है, ठीक है। और इसी से दुखी होकर जो है
11 फरवरी, मतलब 6 दिन बाद ही 11 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी स्थगित कर देते हैं। और 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कड़ी सजा दे दी जाती है। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से इन्हें रिहा कर दिया जाता है 2 साल में ही। और 5 फरवरी 1924 को जो है ये रिहा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था चौरी चौरी कांड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस भारतीय नेता ने कहा था कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस को राष्ट्रव्यापी आधार तो दिया ही, इसे एक क्रांतिकारी संगठन में भी बदल दिया। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और ये जो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि महात्मा गांधी जो है कांग्रेस को राष्ट्रव्यापी आधार तो दिया ही और एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में भी बदला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस से अलग हुए 1918 में अति उदारवादी नेता कौन थे जिन्होंने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की थी? तो 1918 में अति उदारवादी नेता जो थे कौन थे, जो कि जिन्होंने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की थी? वो थे हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जून 1922 में कांग्रेस ने अपनी भावी रणनीति हेतु एक सविनय अवज्ञा जांच समिति का गठन किया। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से अलग है। ठीक है, ये सविनय अवज्ञा जांच समिति। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान थे। इस समिति के जो अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान थे। अच्छा सॉरी, ये जो 1918 में जो था नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना जो किया था, ये किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सॉरी, गलती से मैंने अजमल खान बता दिया था, आप ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। और 1922 में कांग्रेस ने अपनी भावी रणनीति हेतु एक सविनय अवज्ञा जांच समिति का गठन किया था हकीम अजमल खान के नेतृत्व में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में 1923 के चुनाव में भाग लेने पर सहमति बनी। गया अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष सी आर दास थे। सी आर दास देश बंधु के नाम से भी प्रचलित थे। ठीक है, देश बंधु के नाम से भी परिचित है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक, तो 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में 1930 के चुनाव में भाग लेने पर सहमति इसमें नहीं बनी थी। सहमति जो है नहीं बनी थी। और गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे सी आर दास थे। सही था, सही है। और सी आर दास देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। 2-3 स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है। ठीक है। और ये जो है बेसिकली क्या होता है कि 1923 में जो है इलाहाबाद में सी आर दास मतलब चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं। और स्वराज पार्टी का स्थापना का उद्देश्य ये रहता है कि संसद में जाकर के सरकार में भी हम लोग भागीदारी बने। ठीक है, और वहाँ पे जो है बहिष्कार हम करें ब्रिटिशर्स को। तो इसलिए जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। तो अगले जो चुनाव में जो है ताकि हम लोग जीत पाएं और वहाँ पे सरकार में अपना पार्टिसिपेशन दे पाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1923 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पार्टी एवं उसके कार्यक्रम को मान्यता दी गई? तो इसको मान्यता दी गई थी दिल्ली अधिवेशन में। दिल्ली अधिवेशन में जो मान्यता दी जाती है। और इसमें जो अध्यक्ष कौन होते हैं? मौलाना आजाद। मौलाना आजाद। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये जो है दिल्ली अधिवेशन जो 1923 में होता है मौलाना आजाद, इसमें जो होता है सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं। सबसे युवा अध्यक्ष जो है ये बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो किए हैं ये मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय दोनों ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस से स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी जो है मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने, तो दोनों ने ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थल सेना के भारतीयकरण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो थल सेना का जो है भारतीयकरण किया जाए, ये जो समिति थी वो स्क्रीन कमेटी थी। स्क्रीन कमेटी थी, तो आप ध्यान रखिएगा स्क्रीन कमेटी जो थी वो थल सेना के भारतीयकरण से संबंधित समिति थी। हॉलैंड समिति जो थी ये उद्योगों से संबंधित समिति थी, उद्योगों से संबंधित। ठीक है, कोपलैंड जो थी वो ये व्याख्याता थे, व्याख्याता से संबंधित समिति थी। और डोनाल्ड जो है अकाल से संबंधित समिति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोर्ट की सहायता से उत्तर दिए। 11 दिसंबर 1927 में सर्वदलीय सम्मेलन में जो इलाहाबाद में हुआ था, साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया गया था। ठीक है, परंतु इसका पूर्ण बहिष्कार का निर्णय मद्रास में 1927 के वार्षिक अधिवेशन में किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो एफ ए अंसारी ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने नहीं किया था, अंसारी जी ने किया था 1927 में। ठीक है, एम ए अंसारी था, एम ए अंसारी, एम ए अंसारी, इन्होंने अध्यक्षता किया था मद्रास अधिवेशन का। ठीक है, और इसी समय जो है, हाँ ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए। तो 1-2 है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए एवं कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दिए। साइमन कमीशन ने 1928-29 में 2 बार भारत किया था कि सही बात है। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हम लोग पिछले वीडियो में इसके डिटेल, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स रूप में चर्चा किया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और साइमन कमीशन को ही जब आया था तो इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, व्हाइट मैन, क्योंकि इसमें जो थे सारे जो थे ब्रिटिशर्स थे। तो व्हाइट मैन कमीशन, और ये जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और इसको हम लोगों ने डिटेल, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल से देखा था कि नेहरू रिपोर्ट कैसे बनती है और उसमें क्या क्या चैलेंजेज दिया था, और उसमें कौन कौन से वो कौन जो थे भारत सचिव थे बर्कनहेड, उन्होंने क्या बोला था और क्या क्या जो नेहरू रिपोर्ट में था, हमने डिटेल उसमें पिछले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा आप। इसमें जो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साइमन कमीशन में ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली नेहरू समिति के एक सदस्य कौन थे? तो नेहरू रिपोर्ट की जो कमेटी बनाई गई थी उसमें सदस्य जो थे तेज बहादुर सप्रू थे, सही है, सुभाष चंद्र बोस थे, अली इमाम थे और कुरैशी भी थे। चारों स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। अब नेहरू रिपोर्ट के बारे में मैंने डिटेल बताया रखा है पिछले वीडियो में, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेहरू रिपोर्ट के ही समय नेता पूर्ण स्वराज को ही भारत का लक्ष्य बनाना चाहते थे। तो भारत का लक्ष्य कौन बनाना चाहते थे नेहरू रिपोर्ट के समय 1928 में? तो इसमें आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है इसमें अग्रणी रहते हैं और जवाहरलाल नेहरू। तो 1 और 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिन्ना के 14 सूत्रीय कार्यक्रम का हिस्सा था। अब मैं बता दूं कि महात्मा गांधी जी द्वारा जो होता है 11 सूत्रीय कार्यक्रम लाया जाता है, 11 सूत्रीय। उसके विपरीत जो है मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो है 14 सूत्रीय कार्यक्रम लाया जाता है। तो इसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम का हिस्सा कौन कौन सा था, बेसिकली ये पूछा था। तो वो तो मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात करते सही है, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत के पुनर्गठन सही है, राज्य की सभी सेवाओं में मुस्लिमों का लिए आरक्षण हो। तो बेसिकली मुस्लिम से रिलेटेड ही वो बात करते थे, जब भी बोलते थे मुस्लिम से रिलेटेड जितना भी आप देखेंगे हर एक स्टेटमेंट में देखिए मुस्लिम से रिलेटेड है। तो चारों स्टेटमेंट जो बेसिकली वो सही है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया है? तो 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस जो है घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबने विज्ञान आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग कौन कौन से थे? तो इसमें पूर्ण शराबबंदी था, राजनीतिक कैदियों की रिहाई था, लगाने 50% की कटौती था, नस्ली वस्तुओं के क्रय विक्रय पर। चारों स्टेटमेंट जो है इसके लिए सही है। ठीक है, और सबने विज्ञान आंदोलन जो होता है आपको पता होना चाहिए कि 1930 में जब दांडी यात्रा होता है तो दांडी यात्रा में जो है नमक कानून तोड़ते हैं, और नमक कानून तोड़ते ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरुआत हो जाती है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को ये जो दांडी यात्रा जो गांधी जी ने किया था, जो कि 12 मार्च से स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल तक जो है ये दांडी साबरमती से जो है अपने 79 समर्थकों के साथ जो है लगभग 322 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, 79 समर्थकों के साथ 322 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, और साबरमती से दांडी जो है पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं। ठीक है, नमक कानून तोड़ते हैं, और नमक कानून को तोड़ते ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और ये जो दांडी यात्रा है इसी को सुभाष चंद्र बोस जो है नेपोलियन के एलवा से पेरिस यात्रा से तुलना करते हैं। एलवा से पेरिस की यात्रा को जो है नेपोलियन ने किया था, उससे सुभाष चंद्र बोस जो है इसकी तुलना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस दिन की थी? तो गांधी जी जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को की थी, हम लोग अभी देख लिए, और 6 अप्रैल को जब दांडी पहुंचकर खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस क्षेत्र में कौन जो थे लीडर एक्टिव थे। तो तमिलनाडु क्षेत्र में सी राजगोपालाचारी जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे, केरल में जो है के कलप्पन कर रहे थे, उड़ीसा में गोपाल चंद बंधु कर रहे थे, पश्चिमोत्तर भारत में जो है अब्दुल गफार खान कर रहे थे। तो 1 2 3 4 स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार नामक संस्था जो है अब खान अब्दुल गफार खान हो जाएगा। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कर ना देने का अभियान किस राज्य में चलाया गया था। तो कर ना देने का अभियान जो है वो बिहार में चलाया गया था। चौकीदारी कर ये सब बेसिकली इसमें फेमस हुए थे। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन टाइम में जो है मंजरी सेना हो गया, बानरी सेना हो गया, ये सब संगठन बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन विशेष लोकप्रिय सेनाओं का गठन हुआ था। तो यही क्वेश्चन आ गया, मंजरी सेना और बानरी सेना। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो मंजरी सेना जो था ये लड़की के लिए था और बानर सेना जो था वो लड़का के लिए था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। तो सही है। इसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अभी ये सम्मेलन का कोई निर्णय नहीं निकला था। ये भी तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वही अध्यक्षता करता है। इस समय जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ही जो है प्रधानमंत्री इसमें होता है। ठीक है। और कुछ लीडर थे जिसमें भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, सप्रू, तेज बहादुर सप्रू और आयकर नहीं जयकर, ये जो तीनों हैं ये जो है तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लेते हैं। ठीक है। और गांधी जी जो भाग लेते हैं सेकंड गोलमेज में जो है वो भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन कब किया था। तो गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन जो किया था वो मतलब गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था बेसिकली वो 4 मार्च को हुआ था। 4 मार्च 1931 को हुआ था। और ये जो है कराची अधिवेशन में जो है बेसिकली इसका अनुमोदन किया गया था। ठीक है। कराची अधिवेशन में इसका अनुमोदन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसको जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सांप्रदायिक पंचायत के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सामुदायिक पर इस पंचायत में पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दलित वर्ग को भी दिए गया। वास्तव में अंग्रेज सांप्रदायिक पंचायत से दलितों और हिंदुओं में फूट डालना चाहते थे। तो दोनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है। ठीक है। भीमराव अंबेडकर जो थे जो सेकंड वाला जो होता है, सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन होता है इसी आधार पे तो वो जो है फ्लॉप हो जाता है। और सब ये जो है गोलमेज सम्मेलन जो है इसमें जो गांधी जो है बीच में ही छोड़कर चले आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। गांधी व अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कराने में किन नेताओं का मुख्य भूमिका रहता है। तो पूना समझौता कराने में जो है मदन मोहन मालवीय का रहता है और राजेंद्र प्रसाद का रहता है, पुरुषोत्तम राजा का भी रहता है। जवाहरलाल नेहरू जो थे पूना समझौता में नहीं रहते हैं। ठीक है। तो ये गलत है। 1 2 3 इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की सविनय अवज्ञा की सफलता के बाद किन नेताओं ने गांधी जी को राजनीतिक नेता के रूप में असफल घोषित कर दिया था कि वो जो है राजनीतिक रूप से जो है अब असफल हो चुके हैं। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ये किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल, इन 2 लोगों ने कहा था कि सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जो है ये गांधी जी का कोई औचित्य नहीं रहा है और वो असफल हो गए हैं। ठीक है। तो 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15 जनवरी 1934 में किस स्थान पर आए भूकंप पर कहा था कि यह स्वर्ण हिंदुओं के पापों का दैवी दंड है। तो 15 जनवरी 1934 में किस स्थान पर आया भूकंप। तो 1934 में जो बिहार में ही भूकंप आया था। तो बिहार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 54 नंबर है, निम्न में से सुमिलित करना है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। साबरमती आश्रम कहाँ है, अनाशक्ति कहाँ है, सेवाग्राम कहाँ है, फिनिक्स कहाँ है। तो फिनिक्स जो है डरबन में है, सेवाग्राम जो है वो वर्धा में है, अनाशक्ति जो है उत्तराखंड में और साबरमती अहमदाबाद में। तो चारों जो स्टेटमेंट है वो सही है। 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात में, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा कब लिखी थी।
तो गांधी जी जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं 1925 में लिखते हैं, और एक्सपेरिमेंटल विथ माई ट्रूथ, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल विथ माई ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस नाम से लिखते हैं आत्मकथा। अच्छा, 1925 की चर्चा हुई तो 1925 के बारे में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड जो हुआ था वो 1925 में हुआ था, और इसमें जो है सरकार ट्रेन को जो है सरकारी खजाना इसमें से लूट लिया गया था। और इसमें जो प्रसिद्ध नाम जो थे काकोरी कांड में, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, और रोशन सिंह, रोशन सिंह, असफुल्ला खां, असफुल्ला खान, और असफुल्ला खान जो थे पहले, इनको मतलब जो पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्हें फांसी की, मतलब पहले मुस्लिम थे जिन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बापू, दो महात्मा, देशद्रोही फकीर, अधरंग फकीर, तो ये किसने किसे किसने कहा था? ठीक है, तो ये बेसिकली पूछा है। तो बापू जो है जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, जेल होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने। दो महात्मा जो है सरोजिनी नायडू ने बोला था। देशद्रोही फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने बोला था, और अर्धनंग फकीर जो है फ्रैंक मोरिस ने कहा था, फ्रैंक मोरिस ने। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1935 के अधिनियम के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोर्ट की सहायता सही होगी। इसमें गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी थी, तो ये सही स्टेटमेंट है। गवर्नर के पास जनजातीय मामले नहीं थे, तो ये गलत बात है। जनजातीय मामले थे, गलत बात है ये। बाहर का वित्तीय नियंत्रण भारत सचिव से वायसराय को सौंपा गया था, सही है। तो 2 स्टेटमेंट जो बेसिकली गलत है, सिर्फ 2 जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नेताओं ने 1935 के अधिनियम को पूर्णतः सड़ा गला बताया था, तो कौन से जो लीडर थे 1935 के अधिनियम को पूर्णतः सड़ा गला बताए थे? तो ये जो थे मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था? तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत जो मिला था, आप ध्यान रखिएगा, इसमें से पंजाब में नहीं मिला था, बंगाल में नहीं मिला था, सिंध में नहीं मिला था, ये तीनों जगह तो नहीं मिला था, मध्य प्रांत में मिला था और बिहार में मिला था। 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये दे रखा है प्रांत, और उस समय जो है मुख्यमंत्री कौन थे, बेसिकली ये पूछ रहा है कि उसमें जो है मुख्यमंत्री कौन थे। तो संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हैं। ठीक है, मद्रास के राष्ट्रीय राजा गोपालाचारी, बंगाल के फजलुल हक, और उड़ीसा के हरिकृष्णा। तो ये संयुक्त प्रांत में भी उनकी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, नहीं संयुक्त प्रांत में तो बनी थी। ठीक है, ठीक है, ठीक, बंगाल में नहीं बनी थी, तो हमारा आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति का जो गठन किया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू जो है इसकी अध्यक्षता में गठन किया गया था, और ये इस प्रकार की जो पहली बार इस प्रकार की योजना लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन को चुनना है। त्रिपुरी, हरिपुरा, सेरामपुरा, विजयवाड़ा, तो कौन सा बेसिकली कहाँ था? हरिपुरा जानते हैं गुजरात में था, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, सेरामपुर जो है बंगाल में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों गलत है और ये दोनों सही है। ठीक है, तो क्या पूछा? असत्य पूछा, तो 1, 2 हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी, तो सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल किया था फ्री इंडिया सेंटर। इसे फ्री इंडियन लीजन भी कहते हैं, फ्री इंडियन लीजन, फ्री इंडियन लीजन की स्थापना की थी, और ये सेना बनाए थे बेसिकली इस नाम से। ठीक है, उन्होंने जय हिंद का नारा जापान में दिया था, जापान में नहीं दिया था, जर्मनी में दिया था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सुभाष चंद्र बोस 1943 में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व किया था, सही है। नंबर 1943 में जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद हिंद फौज को सौंपा था, तो सही है। तो 1, 3, 4 जो है स्टेटमेंट सही है, 1, 3, 4 सत्य है। ठीक है, क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है कांग्रेस के भीतर में एक नए गुट का गठन करते हैं,
कांग्रेस के अंदर ही जो है एक नया गुट बनाते हैं और इस गुट का नाम रखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक इसका नाम रखते हैं। और जब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन जो मैंने बताया उसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मोहम्मद अली इकबाल ने पृथक राष्ट्र का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। पाकिस्तान शब्द का प्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया। 1940 में जिन्ना ने आधिकारिक रूप से द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्तुत किया। 16 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। तो कौन सा स्टेटमेंट जो बेसिकली वो सही है? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। चौथा जो है स्टेटमेंट वो गलत है, क्योंकि ये जो सीधी कार्यवाही दिवस जो मनाया जाता है वो 16 अगस्त को मनाया जाता है। 16 अगस्त 1946 को जो है सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली गलत है। और ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि मोहम्मद इकबाल जो है पृथक राष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। पाकिस्तान से चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है, तो 1 2 3 नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव के प्रावधानों में से कौन सा असत्य है? अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान में। ठीक है, ब्रिटिश काल ने अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव खारिज कर दिया। वायसराय की परिषद के विस्तार का भी वायदा किया गया। संविधान निर्माण सभा के विषय में अगस्त प्रस्ताव मौन ही रहा। तो ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रावधानों पर विचार कीजिए, कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिला। सही है। क्रिप्स मिशन के प्रावधान के अनुसार युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण हुआ। ये भी सही है। युद्ध के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ। क्रिप्स के बाद कहाँ अंतरिम सरकार का गठन बनता है? क्रिप्स तो है जो है 1942 में आता है क्रिप्स, और अंतरिम सरकार जो है 1946 में बनता है। तो स्टेटमेंट गलत है। द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया था, तो इसमें जो है नहीं दिया गया था। सही है। तो 1 2 4 जो है स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करने वाले नेता संगठन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेता कौन कौन से थे? भीमराव अम्बेडकर, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस, सारे ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था ना, इन लोगों ने नहीं किया था। ये अब इम्पोर्टेंट है। ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है इन लोगों ने समर्थन नहीं दिया था। भीमराव अम्बेडकर, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और आरएसएस, ये जो है इन चारों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में जो हुआ था उसको समर्थन नहीं किया था। 4 हो जाएगा। असत्यों की पहचान करनी है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो दे रखा है, समानांतर सरकार का गठन किया गया था। समानांतर सरकार, तो बलिया में जो है चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनाया गया था। समानांतर सरकार सही है। सतारा में नाना पाटिल सही है। और ये लामलुक नहीं, तामलुक है। तामलुक में जो है सतीश नारंग नहीं था, बल्कि सतीश सावंत था। तामलुक में सतीश सावंत, तो ये स्टेटमेंट जो गलत है। तामलुक जो है सतीश सावंत था, और बलिया में चित्तू पांडे, सतारा में नाना पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईएनए मुकदमे के दौरान किन वकीलों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए मुकदमा लड़ा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो अरुणा असफ अली थे इसमें, आईएनए वाले में। भोला भाई देसाई थे, पंडित नेहरू थे, और मोहम्मद अली जिन्ना थे। चारों ही थे इसमें। ठीक है, चारों आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर इसमें पूछे कि आईएनए मुकदमे के दौरान किनकी अध्यक्षता में लड़े थे, तो ये जो है भोला भाई देसाई की अध्यक्षता में लड़े थे। तो अध्यक्षता ध्यान रखिएगा, भोला भाई देसाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के प्रावधानों पर विचार कीजिए, कोर्ट की सहायता सही उत्तर दीजिए। ऐसा मार्ग खोजना ताकि शांतिपूर्वक सत्ता परिवर्तन हो सके, संविधान सभा का निर्माण, अंतिम सरकार की स्थापना, द्विराष्ट्र सिद्धांत की सहमति। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो सहमति होती है वो बेसिकली माउंटबेटन प्लान के तहत होती है। माउंटबेटन प्लान के तहत जो होता है द्वि सिद्धांत को सहमति मिलता है। और ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि संविधान का निर्माण हो, अंतिम सरकार की गठन हो, और एक ऐसा वर्ग खोजे ताकि शांतिपूर्वक जो है सत्ता परिवर्तन हो सके। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो सही है। और कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री इटली के टाइम में जो है ये आया था। और इसमें सदस्य में कौन कौन सा था?
तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष था, ये जो था अध्यक्ष था। पैथिक लॉरेंस, ये यहाँ का भारत सचिव था। और एबी एलेक्जेंडर, ये जो था नौसेना मंत्री था। तो ये जो था ये आया था, ठीक है। और पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में बेसिकली आया था। और इसके पश्चात ही जो है संविधान सभा का निर्माण के लिए चुनाव होता है, और जिसमें से कांग्रेस 214 में से जो है 205 सीट जीतती है, और मुस्लिम लीग जो है 78 में से 73 स्थान जीतती है। और मुस्लिम लीग जो है 16 अगस्त 1946 को जो है सीधी कार्यवाही दिवस मनाती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे भी मनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो हो गया 1 2 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची को मिलान करना है कि ये जो है बेसिकली अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, तो इसमें कौन कौन से मिनिस्टर थे, बेसिकली ये पूछा। तो वित्त विभाग लियाकत अली थे, ठीक है। श्रम विभाग जगजीवन राम, शिक्षा राजगोपालाचारी, रेलवे अरुणा असफ अली। तो हम लोग मिला लेते हैं। ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, और ये हो जाएगा, और सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माउंटबेटन योजना पर विचार कीजिए। मुस्लिम बहुल क्षेत्र एक अलग राज्य बना सकते हैं, एक नई संविधान सभा का निर्माण होगा, देशी रियासतों को स्वतंत्रता थी कि वो भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकती है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सारे स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है। ये माउंटबेटन प्लान में यही सब बातें जो है किया गया था। और माउंटबेटन योजना कब आया था? तो याद रखिएगा 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए, ठीक है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ब्रिटिश संसद ने इसे 18 जुलाई 1947 में पारित किया था। द्विराज सिद्धांत को मान्यता अर्थात 2 अधिराज्यों का निर्माण, देशी राजवाड़े किसी भी अधिराज्य में शामिल हो सकते हैं थे या स्वतंत्र रह सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है, ठीक है। 14 जून 1947 को थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं कि 14 जून 1947 को जो है कांग्रेस महासभा की बैठक होती है। किनके नेतृत्व में? तो गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में। गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में जो माउंटबेटन योजना है उसको स्वीकार किया जाता है और उसके लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो प्रस्ताव पेश किया जाता है गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में 14 जून 1947 को, ये आप ध्यान रखिएगा। और इस प्रस्ताव का जो समर्थन है अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। जो हमेशा जो है ये जो अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे हमेशा जो है बंटवारे का विरोध कर रहे थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं है, इसलिए जो है इन्होंने समर्थन दिया था, ठीक है। और 4 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है पेश किया जाता है। 4 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया जाता है। और 18 जुलाई 1947 को जो है वो फाइनली जो है सम्राट द्वारा जो है इसको हस्ताक्षर कर दिया जाता है। ब्रिटिश सम्राट द्वारा जो है इसको हस्ताक्षर कर दिया जाता है। तो इस तरह जो है 2 डोमिनियन स्टेट जो है बन जाता है, भारत और पाकिस्तान। और 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है, पाकिस्तान, और 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हो जाता है, ठीक है। और आज़ादी के समय जो है ब्रिटेन का जो मतलब राजा रहता है वो रहता है सस्टम, जॉर्ज सस्टम, यानी जॉर्ज 6, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इसी तरह बने रहें। और ये जो है हिस्ट्री का ये लास्ट वीडियो था। अब हम लोग मूव करेंगे ज्योग्राफी पे, ठीक है। धन्यवाद।